आगे आने वाली पीढ़ी को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा क्या पारिवारिक रिश्ते होते हैं, क्या परिवार होता है और क्या फंक्शन होते हैं। कम से कम अपनी बुक में पढ़ेंगे, बच्चे देखेंगे, हाँ भाई ऐसा भी कुछ था पहले, ऐसे परिवार होते थे, ऐसे फंक्शन होते थे, ऐसे खुशियां मनाई जाती थी। पहले वाली वो मिठास नहीं है किसी चीज में भी। आप कोई भी त्योहार ले लो, जैसे राखी का है या फिर भाई दूज का है या कोई भी, तो आज दिखावा हो गया, आडंबर ज्यादा हो गया। पहले थी खुशी, सारे परिवार को इकट्ठा करके सबके बीच में, ये इतना मतलब वो नहीं था, ना इतना पैसा कोई खर्च करता था, ना कोई इतना दिखावा था। एक छोटी छोटी इसमें भी खुशियां होती थी पूरे परिवार की, और पूरे साल भर इंतजार करते थे भाई हाँ हमारे घर में ये होना है, सब इकट्ठे होंगे और सब खुशियां मनाएंगे। एक पिता होता है, वो पूरे परिवार का मुखिया होता है। वैसे माँ और बाप दोनों ही होते हैं भाई, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। आज भी पिता के बगैर नहीं चलता। माँ तो फिर भी दिखा देती है अपनी भावना को, भाई हाँ मैं उस बच्चे से प्यार करती हूँ, उससे नहीं बोल भी देती है, रो के भी अपने भाव प्रकट कर देती है। पिता बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, वो तो ये भी नहीं बता सकता मैं तेरे से प्यार करता हूँ या मैं तेरी किसी बात से दुखी हूँ, कुछ नहीं। और पिता के बगैर कुछ नहीं। अगर पिता साथ में होता, बच्चा कहीं भी जाएगा ना, उसको ये सारी दुनिया मेरी है, मैं जहाँ भी जाऊँगा जो मांगूंगा मेरे पिता वही लेके मेरे को दे देंगे, चाहे कैसे भी करें। उसको इस चीज का मतलब नहीं है, पिता है तो सारी दुनिया उसकी है, पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लोगों की मजबूरी भी है, आज इकट्ठा नहीं रह सकता कोई परिवार, क्यों बच्चा कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई किसी वजह से जा रहा है, लेकिन उससे काफी नुकसान है। बच्चे जैसे एक एक बच्चा सबके पास दो है, तो उस बच्चे को ना तो दादा दादी का प्यार मिल रहा है, नाना नानी का, उनको पारिवारिक महत्व का नहीं पता भाई क्या परिवार होता है, क्या परिवार में खुशियां होती है। तो जहां तक हो सके भाई इकट्ठे रहो, थोड़ा सा इकट्ठे हो और आपस में अपनी खुशियां एंजॉय करो। चिंता करना व्यर्थ है, जो कुछ होना ऊपर वाले ने पहले ही रच दिया है। अच्छे कर्म करो, किसी के साथ बुरा ना करो, तो भगवान उसका साथ जरूर देगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी किस्मत में लिखा वो मिलना ही मिलना, मिलेगा उसको 100% ही मिलेगा, कैसे भी मिलो। हाँ किसी को जल्दी मिल जाए सीधे रास्ते से जाके, किसी को थोड़ा घुमावदार रास्ता, भाई आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मिलेगा, लेकिन अपने विचार और अपने कर्म अच्छे रखो। नमस्कार, द ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं लेखिका सीमा गर्ग। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, इसको बचाने के लिए वे लगातार प्रयास करते रही हैं और इस प्रयास का ही सुफल है पुस्तक का निर्माण, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये अनोखा और अनुकरणीय विचार उनके मन में कैसे आया और इसे मूर्त रूप कैसे दिया जा सका। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप पारिवारिक। पहले तो सबको नमस्कार मेरी ओर से, और मेरा नाम है सीमा गर्ग। मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड। 3 बच्चे मेरे, 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़ा बेटा मेरा मोहित गर्ग और राजनांदगांव एसपी। छोटे बेटे एमएनसी में जॉब करते हैं और मेरी बेटियां अभी शादी हुई है, उनकी 1 बेटी है। मेरे पति पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, अब वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं। पहले मैं बिजनेस करती थी और फिर उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया है और फिर वो बिजनेस में आ गए हैं। अब गर्ग साहब बिजनेस संभाल रहे हैं सब। और ये हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, और ये मेरा ख्याल है, इसमें मेरे दिमाग में बुक लिखने की, मेरे बड़े बेटे मोहित गर्ग की शादी थी। कोरोना का टाइम था, उस टाइम कोई मतलब रिलेटिव वगैरह भी नहीं आ रहे थे, तो हम बस परिवार के आदमी थे बस। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आप पारिवारिक जो है, हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसके बाद आप बिजनेस में कैसे चलेंगे? पहले मैं अपना परिवार संभाल रही थी, बच्चे थे मेरे 3, स्कूल मतलब मैंने पहले कंबाइंड फैमिली, मैंने परिवार भी संभाला है, बच्चे भी संभाले हैं। तो बिजनेस की हमने पता है भी, आपने जो बच्चे बड़े होते हैं उसके हिसाब से फिर इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए। तो गर्ग साहब सर्विस करते थे, फिर हमारे वैसे भी बचपन से ही हमने बिजनेस देखा है, तो मेरे दिमाग में वही हमने बिजनेस करना चाहिए। पहले हमने किसी के मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस किया है, फिर वो चले गए छोड़ के, गर्ग साहब सर्विस कर रहे थे, फिर मैं खुद बिजनेस में आई हूँ। मेरा शौक भी था कि मैं बिजनेस करूँ, तो फिर मैं बिजनेस में आई, तो बिजनेस भी अच्छा चला है। पारिवारिक अच्छा जिम्मेदारी, बिजनेस, उसके बाद ये शानदार हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, ये लिखने की आपने कैसे सोची? किस पल आपको आपके मन में विचार आया
कि ये बुक लिखा जाए? ये बुक लिखने का विचार मेरे को मेरे बड़े बेटे मोहित की शादी में आया है। उस टाइम कोरोना का टाइम था और मतलब कोई रिलेटिव वगैरह आ नहीं रहे थे शादी में। नारायणपुर एसपी थे उस टाइम और वो आपको पता ही है, ये तो मतलब वहाँ का ये इलाका कैसा है। जी, तो वहाँ तो सब आस-पास के लोग थे। नई जनरेशन को तो ये नहीं पता है भाई क्या होते हैं शादी में, क्या फंक्शन है, क्या होना चाहिए। तो इसलिए किसी को पता ही नहीं था क्या होना चाहिए। जब मैंने अपने आप ही थोड़ा-सा किया है, तो सब कहने लगे आपको तो सब पता है, आप एक बुक लिख दो। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। तभी मैंने सोचा भाई हाँ, ये बात सच है, आगे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वो सिर्फ उनको पता चलता है किसी के टीवी के माध्यम से भाई ये होना चाहिए, ये होता था पहले। उनको वैसे पता नहीं है भाई क्या होना चाहिए, मतलब सही पता नहीं है उनको। अपने सबके अपने-अपने घर के अलग-अलग हिसाब होते हैं भाई क्या होना चाहिए शादी में, ये कैसे फंक्शन होते हैं, क्या होता है। तो इसलिए मैंने बुक लिखने की सोची है। भई आगे कम से कम एक बच्चों को एक यादगार रहेगी भई। संस्कृति काफ़ी गहरा इसमें अध्ययन चाहिए, काफ़ी गहराई है इसमें विस्तृत। इसको इसको लिपिबद्ध करने की सोची थी, कैसे इसमें सफल हो पाए आप? ये भई हम बचपन से कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं बचपन से हमने आपने जो किया है। देखो इतनी पीढ़ियाँ हो गई, जैसे दादी-नानी से शुरू किया, वहाँ से देखा है, फिर ससुराल में देखा आके और यही हमने सोचा भई आगे क्यों ना हम ऐसा कुछ बना के जाएँ यहाँ से जो अपने बच्चों के काम आए। वो भी देखे भई हाँ, पहले पूरी कंबाइंड फैमिली होती थी, अच्छा लगता था सब इकट्ठे होके जब कोई भी फंक्शन वगैरह करते थे। और आज यही तो खुशियाँ हैं ज़िंदगी की, छोटे-छोटे फंक्शन को भी बड़ा करके वो करो, खुशियाँ उसकी हासिल करो सब कुछ। तो ये एक बस मैंने सोचा एक माला के मोती की तरह मैंने ये परोया है सब कुछ। वही आगे बच्चे तो इसको खुशी से अपना कर सकते हैं किसी भी मतलब किसी प्रोग्राम में, किसी उसमें नेचुरली ये देखेंगे और एन्जॉय करेंगे। इसमें कहानियों का ज़बरदस्त प्रभावशाली संकलन है, इसके बारे में बताएँगे? ये कहानियाँ मतलब एक ये नहीं है कि भई हाँ, किताब में पढ़ी हुई कहानियाँ नहीं है। ये हम खुद ही करते जैसे हर एक व्रत वगैरह जी, रखते थे, हम अपने आप खुद ही किया शुरू से मतलब कोई व्रत रखना होता, कोई कहानी अपने आप ही की लेकिन आजकल मार्केट में जाओ तो किताब ऐसी मिलेगी, व्रत रखना तो उसकी अलग किताब लेनी पड़ेगी हुँ, और या कोई शादी-ब्याह कोई फंक्शन है, उसके लिए अलग हुँ, किताब लेनी पड़ेगी और उस किताब में भी ये नहीं मिलेगा आपको ये तो पड़ जाएगा भई इस व्रत के लिए ये कहानी है। उसको ये नहीं है करनी कैसे है? इसमें किस-किस चीज़ की आवश्यकता है और कैसे करनी है ये? ये मैंने हर एक चीज़ इसमें लिखने की कोशिश छोटी-सी कोशिश की है, आगे अपने अनुभव को अनुभव। इसमें उड़ेला है, पूरा जो आप कर चुकी हैं हाँ, उसको ये लिपिबद्ध खाली किया है। किताब तो नहीं है, ये एक मेरे भाव और मेरा अनुभव है। आप इसको कैसे पाएँगे कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो ये संस्कृति से दूरी हो रही है, जानकारी उतनी नहीं है, हाँ जी। तो दोनों में कितना अंतर पाते हैं आप? आपकी अपनी पीढ़ी, फिर अभी और आने वाली पीढ़ी कैसे किस तरीके से पाते हैं? ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है एकदम। मतलब ये पीढ़ी बिल्कुल और इससे आगे आने वाली पीढ़ी को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। क्या पारिवारिक रिश्ते होते हैं, क्या परिवार होता है और क्या फंक्शन होते हैं। तो इसलिए ये था भई कि कम से कम अपनी बुक में पढ़ेंगे बच्चे, देखेंगे हाँ भई ऐसा भी कुछ था पहले, ऐसे परिवार होते थे, ऐसे फंक्शन होते थे, ऐसे खुशियाँ मनाई जाती थी। वो कम से कम थोड़ा-सा करने की कोशिश करेंगे, सब इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। आजकल के जो फंक्शन हो गए हैं, जो संस्कार हो रहे हैं जिस तरीके से, तो उसमें आप क्या पाते हैं उसमें? कमी पाते हैं? आपको कैसे लगता है आपको अभी जिस तरीके से आयोजन होते हैं, उसमें जो पुराने जो परंपरा है, उस परंपरा में प्रकृति के विभिन्न अंगों का उपयोग किया जाता है, उनसे जुड़ाव होता है, अभी कैसे लगता है आपको? देखो अब ये लगता है पहले वाली वो मिठास नहीं है किसी चीज़ में भी। आप कोई भी त्योहार ले लो जैसे राखी का है या फिर भाई दूज का है या कोई भी तो आज दिखावा हो गया, आडंबर ज़्यादा हो गया है। पहले थी खुशी, सारे परिवार को इकट्ठा करके सबके बीच में ये इतना मतलब वो नहीं था, ना इतना पैसा कोई खर्च करता था, ना कोई इतना दिखावा था। एक छोटी-छोटी इसमें भी खुशियाँ होती थी पूरे परिवार की। और ऐसा पूरे साल भर इंतज़ार करते थे भई हाँ, हमारे घर में ये होना है, सब इकट्ठे होंगे और सब खुशियाँ मनाएँगे। इसमें इस पुस्तक के लेखन में आपको सहायता कहाँ से मिली? कैसे किस तरीके से इसमें लिपिबद्ध किए बस शानदार है कहानियाँ और ख़ासकर पुरानी संस्कृति को एक पुस्तक के रूप में पिरो देना, ये काफ़ी कठिन कार्य है। कैसे कर पाए? ये देखो वैसे तो हमने सबने बैठ के पूरे परिवार ने बैठ के इसमें बातचीत की है और इसका सबका सहयोग है।
तो मेरे तीनों बच्चों का सहयोग है इसमें, मेरे पति का, बहू का, मतलब सबका सहयोग है पूरे परिवार का। इसमें काफी कहानियां हैं। एक छोटी कोई कहानी या कोई गीत जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, बोलना चाहें। तो कहानी जैसे सबसे पहले इसमें गणेश जी की है। जी। तो उसमें एक छोटा बच्चा होता है और गणेश की पूजा करता है। गणेश की पूजा करता है तो वो मतलब रोज पूजा करने जाता है। एक दिन गणेश भगवान छोटे से बच्चे का रूप लेके उसके पास आए और वो कहने लगे भी कहाँ जा रहा है? मैं गणेश की पूजा करने जा रहा हूँ। क्या देता है गणेश? गणेश भगवान जो कुछ मांगते हो सब कुछ देता है। तेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर भगवान तेरे सामने आ जाए गणेश जी और वो बोले तेरे को कुछ चाहिए, कुछ लेना है, तो क्या मांगेगा? बताऊं? देना है तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं। हाँ, सब जब तेरे को मेरा भी सब कुछ देगा तो मिलेगा सब कुछ, बता। तो कहने लगा मेरे को तो एक 12 बरस की तो रानी चाहिए, मतलब शादी करूंगा तो एक 12 बरस की रानी, हाथी घोड़ा, मैल अटारी, नौकर भी चाकर भी, मेरे को गाड़ी बंगला सब चाहिए। वाह भाई, अब तो कह रहा था मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे को सब कुछ चाहिए। भाई देना हो तो दे दो। जब बोला नहीं तो अपने घर जाऊं, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। तो कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद कर ली। सामने राजा का घर था, उसकी लड़की खेल रही थी। खेलते खेलते उसके गले में, उसकी जो हाथ में माला थी उसके गले में डल गई लड़के के। तो राजा ने देखा भाई हाँ लड़की ने तो गले में माला डाल दी, उसके साथ उसकी शादी कर दी। तो उसे इसी वजह से उसे 12 बरस की रानी मिल गई, हाथी घोड़ा मिल गया, मैल अटारी मिल गई, नौकर और चाकर सब कुछ मिल गया। तो ये भगवान के भगवान बोलते जैसे उनको दिया सबको दे, वो ऐसी वो है भाई, भगवान पे जो विश्वास रखेगा सब कुछ मिल जाता है उसको। खैर मैडम, आपके इसमें पुस्तक में पिता, इसमें काफी भावनात्मक जो है वेग है। माँ की महिमा सभी सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता, रोटी कपड़ा और मकान, परिवार का सारा जहां है पिता। थोड़ा सा बताएंगे। देखो ये बात सच है। एक पिता होता है वो पूरे परिवार का मुखिया होता है। वैसे माँ और बाप दोनों ही होते हैं भाई, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन मेन फिर भी पिता होता है, कि माँ आपने उसी चीज से बंद, आज तो फिर भी भाई एजुकेटेड हो गई हैं, माएँ हो गई हैं, फिर भी थोड़ा सा करने लगी है, आज भी पिता के बगैर नहीं चलता। माँ तो फिर भी दिखा देती है अपनी भावना को, भाई हाँ मैं उस बच्चे से प्यार करती हूँ, उससे नहीं, बोल भी देती है, रो के भी अपने भाव प्रकट कर देती है। पिता बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, वो तो ये भी नहीं बता सकता मैं तेरे से प्यार करता हूँ या मैं तेरी किसी बात से दुखी हूँ, कुछ नहीं। और पिता के बगैर कुछ नहीं। अगर पिता साथ में होता, बच्चा कहीं भी जाएगा ना, उसको ये लगता सारी दुनिया मेरी है, मैं जहां भी जाऊंगा जो मांगूंगा मेरे पिता वही लेके मेरे को दे देंगे, चाहे कैसे भी करें। उसको इस चीज का मतलब नहीं है, पिता है तो सारी दुनिया उसकी है, पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके जो इसमें का संकलन है उसमें परिवार, एकजुटता, हाँ जी। परिवार की जो महत्व है उसमें बताया गया है। कितना महत्व आज जैसे एकाकी जीवन होते जा रहा है लोगों का, तो इस क्या पाते हैं कि किस तरीके से इसमें नुकसान हो रहा है और क्या करना चाहिए लोगों को? देखो वैसे सही देखो तो नुकसान काफी हद तक है। लोगों की मजबूरी भी है, आज इकट्ठा नहीं रह सकता कोई परिवार, क्यों बच्चा कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई किसी वजह से जा रहा है। ये नहीं है जानबूझ के जा रहे हैं, आजकल मजबूरी हो गई हर एक की जाने की, लेकिन उससे काफी नुकसान है। बच्चे जैसे एक एक बच्चा सबके पास दो है, तो उस बच्चे को ना तो दादा दादी का प्यार मिल रहा है, ना नानी का, ना वो अपने मतलब जो अपनी कहानियां सुनाते थे, परी की कहानियां या किसी चीज की कहानियां, उससे बच्चे दूर हो रहे हैं। उनको पारिवारिक महत्व का नहीं पता, भाई क्या परिवार होता है, क्या परिवार में खुशियां होती है, वो क्या है। आज भाई आस पड़ोस के आगे चलो, उनके साथ बच्चे खेल लिए, पेरेंट्स कितना टाइम देंगे बच्चों को, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। इसलिए इन सबसे से ये नुकसान ही है, अपने बच्चों को ज्यादातर अपना टाइम टीवी में या फोन में लगाते हैं, जिससे उनकी आंखें भी कमजोर हो रही है, उनकी पाचन शक्ति भी कम हो रही है, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति भी उनके पास नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सब लोगों को ये सोचना चाहिए, जहां भी हो सके, चाहे हफ्ते में एक दिन हो, चाहे महीने में एक दिन मिले, तो जहां तक हो सके भाई इकट्ठे रहो, थोड़ा सा इकट्ठे हो और आपस में अपनी खुशियां एंजॉय करो। इसमें आपने पुस्तक में भजन गीत काफी अच्छे तरीके से पिरोया है, तो आपको लगता नहीं कि ये प्रासंगिक है आज के जो जिस तरीके से लोग दूर होते जा रहे हैं संस्कृति से, प्रासंगिक है, इसको बढ़ावा देना चाहिए? आप ये बताइए कि इसको जो पढ़े हैं उनका किन्हीं व्यक्तित्व का कमेंट्स कैसा रहा या किस तरीके से लगा इसको पढ़ने के बाद, क्या लगा? देखो जी जिसने पढ़ा, जो मेरे पास कमेंट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, और सब कहने लगे भाई एक ऐसी पहली किताब होगी ये जिसमें हर एक चीज है। आप कोई कहानी देखो, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई पूजा, कोई पाठ, या कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, या जैसे बच्चा होता है घर में, नए मेहमान आते हैं तो उसके लिए, बेटी क्या होती है उसके लिए,
माता पिता क्या होते हैं, उसके लिए बुजुर्ग क्या होते हैं, जैसे दादा दादी हो गया, कोई भी बुजुर्ग क्या होते हैं उसके लिए। लास्ट में फिर मैंने गीता का सार करके और उसको क्लोज कर दिया। यूं तो अपना जो है हर कविता, हर कहानी आपको सर्वोत्तम ही लगेगा, पर इसमें सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया कौन सा? इसमें मेरे को सबसे अच्छा वही लगता है, एक बेटी का। जी। भाई बेटी क्या होती है परिवार के लिए? बेटी वो खुशी होती है जो मैं सोच रही हूँ कोई ना महसूस कर सकता, ना कोई। एक जब तक बेटी घर पे नहीं आएगी तो बेटी में वो घर में खुशियाँ ही नहीं आती किसी, मतलब कि कोई भी त्योहार हो या तीज हो, जब बेटी की एंट्री होती है घर में तो घर में एक अलग सी खुशी खिल के आती है। और मेरे को सबसे ये कह रही हूँ, मगर बेटी एक मतलब एक हीरा है, उसको कभी भी कम ना समझो भाई। उसे और भी ज्यादा, बेटे से भी ज्यादा प्यार देना चाहिए बेटी को। इस पुस्तक के सबसे आखिरी में गीता सार, हाँ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? आज जिस तरीके से आपाधापी हो गया है, हाँ, जीवन शैली हो गया है, लोग चिंता तो है ही, बीपी और ये, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से जीवन शैली होनी चाहिए कि इन सब से दूर रहें? देख मैं कि जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, चिंता करना सही में व्यर्थ है। गीता का सार झूठा नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अक भाई चिंता करना व्यर्थ है, जो कुछ होना ऊपर वाले ने पहले ही रच दिया है। अच्छे कर्म करो, किसी के साथ बुरा ना करो, तो भगवान उसका साथ जरूर देगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी किस्मत में लिखा वो मिलना ही मिलना, मिलेगा उसको 100% ही मिलेगा, कैसे भी मिलो। हाँ, किसी को जल्दी मिल जाए सीधे रास्ते से जाके, किसी को थोड़ा घुमावदार रास्ता, भाई आज नहीं तो कल मिल जाएगा, मिलेगा। लेकिन अपने विचार और अपने कर्म अच्छे रखो, इसलिए ना व्यर्थ चिंता करो, ना और कुछ फालतू करने की जरूरत है, आडंबर भी करने की जरूरत नहीं है। भाई कहीं जाओ किसी से पूछो, ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रखो तो सब ठीक होगा। आपने हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर के रूप में जो पुरानी, बोला जाए तो अछूते आ जा दूर होता जा रहा है, लोगों से दूर होता जा रहा है, उसको पिरोया है, हाँ जी, और अब आगे और क्या करना चाहेंगे? आगे सोच रही हूँ एक किताब और लिखने की। क्या? ये आगे मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, जो आज मतलब जो पुरानी हो, जो आपने मेरे से पूछा कि भाई पुरानी चीजों से बच्चे हट रहे हैं न, जैसे आजकल कंप्यूटर आ गया, टीवी आ गया, वैसे बैठ के जैसे ठाके लगा के हंसना, बात करनी, थोड़ा गेम, वो चीज हट गई है परिवार से। उसका मैं ये सोच रही हूँ, उसका बताऊं डिफरेंट क्या है उस जिंदगी में, राज की जिंदगी में क्या है, कितनी हमें बेनिफिट और कितना हमें नुकसान है। ये थी सीमा गर्ग, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की लेखिका, जो जीवन के सार सूत्र क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे खुशहाल रहा जा सकता है, कैसे परिवार के साथ रहने से क्या फायदा है, ये बता रही थी। अब और किसी कार्यक्रम में, नमस्कार।